हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.16 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस क्लास को। 2.15 पे हमने खत्म करी थी। ऑन अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और चार्ज दे रखा है इसका 0.5 माइक्रोकूलम। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है, किन किन पॉइंट्स पर वो देख लीजिए। पहला है ई सेंटर, सेकंड E at R is equal to 8 सेंटीमीटर, थर्ड है E R is equal to 10 सेंटीमीटर, E R is equal to 20 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है, तब हम ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो चाहे कंडक्टिंग स्फीयर हो, एक चीज ध्यान रखना, ई सेंटर हर कंडीशन में 0 ही होता है, ठीक है। अब हम सेकंड की बात करते हैं, R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, रेडियस कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 8 मतलब अंदर ही तो है। नॉन कंडक्टिंग के लिए इनका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है। तो ये इन क्या निकलेगा, 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू की वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10 की पावर -6, स्मॉल आर कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10 की पावर -2, आर क्यूब 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब। तो पहले और दूसरे दोनों का आंसर आ गया, उसको आपको सॉल्व करना है खुद को। तो उतार लीजिए, पहले सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ देना थोड़ी सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की। सी क्या है, R इज इक्वल टू 10, मतलब ये सरफेस पे हो गया। सरफेस के लिए क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर -6, आर 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। ये सी पॉइंट के लिए है। फिर चाहिए हमें 20 सेंटीमीटर, 20 मतलब बाहर हो गया, तो ये आउट क्या होगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, 0.5 इंटू 10 की पावर -6, ये क्यू हो गया। आर कितना है 25। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है अपना फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, हेडिंग डाल दीजिए, फोर्स ऑन द surface of
चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, हमें फोर्स फाइंड करना है। तो कंडक्टर इसने पहले ही बोल दिया है, किसके लिए बोल रहा है? कंडक्टर के लिए। तो यहाँ सपोज करती हूँ मैं, ये एक तरीके से कंडक्टर है ये। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिए हैं, एक तो हमने ले लिया है P पॉइंट और एक हमने ले लिया है यहाँ Q पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट के लिए हमने मान लिया कि दोनों बाहर की ओर जा रहे हैं, और Q पॉइंट के लिए मान लिया कि एक बाहर जा रहा है तो दूसरा अपोजिट हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि एक तो अंदर से ही बाहर निकल रहा है। तो E1 तो ये हो गया, E2 बाहर से आया है तो बाहर का बाहर तो जाएगा, लेकिन अंदर आएगा तो डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा। अब हम एक चीज और जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? हम यहाँ लिखेंगे फोर कंडक्टिंग स्फीयर, फोर कंडक्टिंग स्फीयर EP क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बट बाय द डायग्राम क्या देख रहे हो आप? EP इज इक्वल टू क्या हो रहा है? E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड। यही हो रहा है। E1 EP क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2, दोनों ऐड हो रहे हैं ना, इसलिए। फिर हम करते हैं EQ, इनसाइड है, इनसाइड तो कोई चार्ज होता नहीं है, 0। इक्वेशन नंबर थर्ड फ्रॉम द डायग्राम। देखिए डायग्राम से क्या हो रहा है, दोनों चीजें अलग अलग है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो EQ इज इक्वल टू क्या हो रहा है? E1 माइनस E2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 4 E1 इज इक्वल टू E2, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो रहा है? E1 इज इक्वल टू E2। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड, पुट करो। E1 E2 की जगह क्या पुट कर दो? E1 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2E1 बराबर क्या हो गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E1 हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 5। तो पहले ये हेडिंग उतारिए आप, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये, हेडिंग उतारिए और इसमें हम कुछ लिखा रहे हैं आपको, वो लिखिए। लिखिए द एंटायर चार्ज given to a conductor gets uniformly distributed on the external surface of the conductor one element of the charged surface of the conductor mutually repel the other element, the sum of the, ये बेटा ये सिर्फ ये इतना सा आंसर भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इसको डिफाइन तो करो कि इलेक्ट्रिक प्रेशर इस पे कैसे लगता है और होता क्या है, इसलिए लिखा रही हैं आपको। the sum of the repulsive forces of all the elements of the entire surface on any one element produces a resultant force. This resultant force per unit area is called electric pressure.
प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाइए। फिर लिखिए द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P located outside the surface, located outside the surface of the conductor. So for conducting sphere, ये पूरा उतार लो अब आप। ठीक है, ये पूरा का पूरा उतार लो इक्वेशन नंबर 5 तक, और आवाजों को इग्नोर मार देना। हो गया इक्वेशन नंबर 5 तक। अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 के बाद हम यहां से इसको मिटा रहे हैं पूरा। ये इक्वेशन नंबर 5 ध्यान रखो, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लिखिए फॉर फोर्स DF इज इक्वल टू होगा E1 DQ। तो DF इज इक्वल टू हो गया E1 कितना था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ। इक्वेशन नंबर 6। अब DQ इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा DS। कहां से आया ये, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S था ना, वहां से आया ये। ठीक है, पुट दिस इन इक्वेशन 6। DF इज इक्वल टू क्या हो रहा है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा DS। DF आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। और P क्या होता है, जो प्रेशर की हम बात कर रहे थे ना, वो यही होता है DF अपॉन DS, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कीजिए इसको कंप्लीट। वैसे डेरिवेशन ये कंप्लीट हो गया है, इतना सा और बचा है, कीजिए। देखिए सिग्मा इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ई। अगर हम ये चीज यहाँ पुट करते हैं तो आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। पी आ गया अपना हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि इसको प्रूफ कीजिए। तो ये डेरिवेशन इसके साथ समाप्त हो गया है हमारा। अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख देते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
एनर्जी निकालनी है तो पहले इसके अंदर कुछ लिखना है, वो लिख लेते हैं। थ्योरी लिखनी है हमें। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज्ड कंडक्टिंग सरफेस is outwards from the surface and perpendicular to it. Now if the amount of charge on the surface of the conductor is increased, then the work done against the electric force gets stored in the electric field in the form of energy. ठीक है, तो एक डायग्राम बता रही हूँ मैं आपको, डायग्राम बनाइए। ये है शेल जैसा डायग्राम, ये डायग्राम बनाओ पहले, बनाइए। R इज इक्वल टू 0, सॉरी ये तो R है और इनसाइड E इज इक्वल टू 0 है। ये है dr और ये पूरी होगी R प्लस dr, ये पूरी। Suppose there is a uniformly charged spherical shell of radius r that has a surface charge density sigma. Surface charge density sigma, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। देखिए यहाँ लिखोगे, इन दिस सिचुएशन फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, P है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ लिखोगे, वी नो दैट, अभी आपने P निकाला, कितना आया था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एरिया क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर थर्ड, put the value of equation second and third in equation first. F इज इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर। उतारिए पहले इसको, F इज इक्वल टू पी ए, और ये सब कुछ करके उतारिए। रीजन में प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, रीजन में लाइट नहीं आ रही। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, इसमें ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इक्वेशन नंबर ये हो गया फोर्थ। वर्क या एनर्जी क्या होता है, dW इज इक्वल टू F डॉट dr। dW F कितना है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर dr, और ये क्या होता है dV, वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू डिस्टेंस। सो ये कितना हुआ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dV। अब वर्क एनर्जी के बराबर ही तो होता है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लीजिए कंप्लीट डेरिवेशन उतार लीजिए इसको।
अगली हेडिंग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड सोप बबल, SOAP, सोप बबल। लास्ट डेरिवेशन है इस चैप्टर का। लिखिए द एयर प्रेशर inside the soap bubble, the air pressure inside the soap bubble is more than the atmospheric pressure outside the sphere, outside the bubble। लिखिए bubble। This pressure excess is due to surface tension, if the radius of a soap bubble is r and surface tension is capital T, then in the equilibrium state of the uncharged bubble, the value of force towards outside due to the excess pressure, देखिए ये इस चैप्टर का सबसे इजी डेरिवेशन है। ये है कोई सोप बबल। अब हम जानते हैं किसी बैलून का यदि एग्जांपल ले ले, बैलून में आप हवा भर रहे हो, हवा कब तक भर पाओगे? आप एक लिमिट तक भर पाओगे, उसको जैसे हवा भरोगे एक मैक्सिमम लिमिट के बाद, तो आपको कैसा लगेगा आपने हवा इधर पुल करी, मतलब फेंकिए, पुश करी है और हवा ने आपको वापस पुल कर लिया है। ठीक है, एक्सचेंज इक्वल हो जाएगा। तो ये जो एक्सेस, इसको हम बोलते हैं एक्सेस में। ये देखो दो टाइप के होते हैं यहाँ पर। बाहर जो लग रहा है वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अंदर जो लगता है वो होता है 40 अपॉन r। इस टाइप से प्रेशर लगता है। ये सोप बबल है। यदि वाटर बबल होता तो यहाँ पर ये 2T अपॉन r होता। तो इस कंडीशन में जो P होता है वो होता है 40 अपॉन r। यहाँ लिखोगे 4 सोप बबल, P is equal to 40 upon r in presence of excess pressure। क्या होगा? P excess plus sigma square upon 2 epsilon naught is equal to 40 upon r। यही होगा बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर के इक्वल। इन इक्विलिब्रियम, इक्वेशन में ऊपर m लगता है, इक्विलिब्रियम में ऊपर m लगता है। इन इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है? P एक्सेस जो बाहर का प्रेशर है वो 0 हो जाता है। तो अपने पास इक्वेशन बचती है ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 40 अपॉन r। कंप्लीटली उतारिए इसको। अब हमें इसमें क्या क्या निकालना है वो देखते हैं।
हमें इसमें रेडियस निकालनी है, टेंशन निकालना है और सिग्मा निकालना है। सबसे पहले तो रेडियस, टेंशन और सिग्मा। तो देखो इसी इक्वेशन से निकालेंगे। सबसे पहले रेडियस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर आर 8 एप्सिलॉन नॉट टी। तो आर कितना हुआ, 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन सिग्मा स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से रेडियस निकाल ली। फिर हम निकालते हैं सरफेस टेंशन। क्या होगी देखो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सिग्मा स्क्वायर आर 8 एप्सिलॉन नॉट टी सिग्मा स्क्वायर आर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एप्सिलॉन नॉट टी अपॉन आर। सिग्मा कितना हुआ, अभी एक चीज और निकलेगी तब भी कंप्लीट होगा डेरिवेशन। इजी है ना सबसे। क्यों रहा है, ठीक है। इसमें एक चीज और निकलती है, चार्ज। चार्ज के लिए ये वाला फॉर्मूला ले लो, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए। सिग्मा कितना है देखो, पहले तो क्यू लिखो, एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको और अधिक सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, इसको यहीं रहने दो, मत करो ज्यादा सॉल्व। ज्यादा सॉल्व करने का मतलब नहीं, इसको यहीं छोड़ते हैं। लेसन अपना थ्योरेटिकल डेरिवेशन बेस पे कंप्लीट। अभी अपन एग्जांपल्स और बुक क्वेश्चंस करते हैं जो रह गए अपने, है ना। एग्जाम्पल नंबर 17। The surface charge density on a charged soap bubble 2.96 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप बबल सॉल्यूशन दिया हुआ है 4 × 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर। प्रेशर एक्सिस 0 है तो रेडियस निकालो। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाओ तो ये तो ध्यान रहेगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट उल्टी अपॉन आर। रेडियस ही तो निकालना है, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करो। देखो वैल्यू 8 एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी 8.85 × 10 की पावर -12 टेंशन 4 × 10 की पावर -4 अपॉन सिग्मा स्क्वायर 2.96 × 10 की पावर -6 का स्क्वायर। बस इतनी सी प्रॉब्लम देंगे आपको, इसको सॉल्व करना पड़ेगा खुद से ही। एग्जाम्पल्स भी आपके फिनिश। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आ जाइए पहले आप। कम से कम आज मल्टीपल चॉइस तो हो जाने चाहिए, वेरी शॉर्ट का हम ट्राई करेंगे। मल्टीपल चॉइस में पहला क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मैक्सिमम कहाँ पे होती है, ऑन द सरफेस। सेकंड है द एनर्जी डेंसिटी इन वैक्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा डेरिवेशन करवा रखा है आपको एनर्जी डेंसिटी का।
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आएगा। थर्ड है व्हाट विल बी द टोटल फ्लक्स थ्रू द ईच फेस ऑफ क्यूब विद साइड ऑफ लेंथ 0.2 मीटर। लेंथ दे रखी है और चार्ज दे रखा है 1 माइक्रोकूलम। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रेडियस की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट निकाल लो आप फॉर्मूला। फोर्थ रहने दो। फिफ्थ, ऑन चार्जिंग नेगेटिवली ऑफ अ बबल ऑफ सोप देन इट्स रेडियस। यदि आप किसी भी बबल को, सोप बबल को नेगेटिव से चार्ज कर रहे हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी इसकी रेडियस। इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि नेगेटिव का जो मास है वो ज्यादा होता है और जो इसकी एनर्जी वो भी ज्यादा होती है, तो रेडियस इंक्रीज ऑटोमेटिकली होगी। 6 क्वेश्चन नंबर, ए चार्ज Q is placed in a sphere and the flux through it is Q upon epsilon naught. If the radius is half, यदि रेडियस को आधा कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नो चेंज। फ्लक्स रेडियस पर डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, थर्ड टाइम देख रहे हैं हम इस चीज को। सेवंथ है द फ्लक्स थ्रू द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन वैक्यूम इज। यदि कोई वैक्यूम में फ्लक्स रखा हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सेवंथ का आंसर आ गया बी, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे आ रहा है ना तो ऊपर गया तो एप्सिलॉन नॉट इनवर्स हो गया और यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो क्यू की वैल्यू 1 है। 8, द रेडियस ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर आर ए एंड बी, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑन चार्जिंग देम विद इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, रेडियस है ए और बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वाई ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। तो रेडियस अपॉन में आ रही है ना, E1 की रेडियस क्या है ए, E2 की रेडियस क्या है बी, दोनों उल्टी हो जाएंगी स्क्वायर में, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। होना तो यही चाहिए, लेकिन फिर क्या होगा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन तो इसका है नहीं, सेकंड ऑप्शन है। क्या करें अब हम, कैसे आएगा इसका आंसर बताओ, क्योंकि हम रेडियस वाली चीज से निकालेंगे ही नहीं ना। इसने कहा दिया हुआ है कि गॉस लॉ बताओ, इसने कुछ नहीं दिया हुआ। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो सिग्मा बोल रखा है, इसने सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है। तो जब सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो हम रेडियस वाला फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं। तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रेडियस है ही नहीं तो क्या होगा, रेडियस पे डिपेंड ही नहीं है, चार्ज डेंसिटी सेम है ही, तो 1:1 इसका आंसर आएगा। बट मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर फर्स्ट करके आते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले इसका आंसर फर्स्ट ही बताया था। 9th, द रेडियस ऑफ टू कंडक्टिंग स्फीयर इज ए एंड बी। ठीक है, दीज आर चार्ज बाय इक्वली चार्ज। अब देखो यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर अपन को के क्यू अपॉन आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दी नहीं है। ठीक है, तो अब आएगा इसके अंदर 9th में जो आंसर आएगा वो आएगा अब फर्स्ट, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ो पहले। द वेरिएशन ऑफ E विद डिस्टेंस 1 अपॉन r ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज एच। बताओ क्या रहेगा, जो कनेक्ट हो जाता है ना वो तो 0 है, कनेक्ट होता है, इसके अंदर कनेक्ट तो होता ही नहीं है, तो बी तो वैसे ही, एक सेकंड अपन ने क्या गड़बड़ कर दी, हाँ बी तो वैसे ही रॉन्ग है बेटा, ये दो सी दे रखे हैं, बी है ये। और 1 अपॉन आर का डायग्राम कैसे बनता है, सी के जैसे बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 11 छोड़ो, करना ही नहीं है। हर चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बाकी मैंने जब आपको 15 और 16 चैप्टर कराए थे तब कहा था कि अभी तो आप कम कर रहे हो न्यूमेरिकल थ्योरी, लेकिन आप जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कराएंगे तब बहुत बहुत न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, है ना। देखो कितने सारे न्यूमेरिकल करा दिए, बेफिक्र होके करो, इनमें से बाहर नहीं जाएगा। और न्यूमेरिकल की जब अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब स्पेशल क्लासेस भी लगाएंगे, जहां से भी न्यूमेरिकल हमको करने को मिलेंगे हम उन न्यूमेरिकलों को लेंगे और करेंगे। 100% तक जाने के लिए पहले 80% तक तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट 100 तक आप पहुंच जाओ।
Very short question. First, when does an electric flux linked with the element of area in an electric field zero? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ आंसर लिखिए इसका, चलो लिखवाते हैं आपको, ठीक है, लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस। क्या होता है? डी फाई इज इक्वल टू ईडीएस। अब ये जीरो कब हो सकता है? मैंने आपको केसेस लिखवाए थे कि जब थीटा 90 था तब फ्लक्स जीरो आ रहा था। रीजन cos 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो लिख दो व्हेन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन कौन? बोथ कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। सेकंड, in which condition the electric field intensity due to a uniformly charged insulating sphere is zero? कब जीरो होता है भाई? एट द सेंटर, सीधा सा आंसर है। नॉन कंडक्टिंग में तो सिर्फ एट द सेंटर जीरो होता है। थर्ड, राइट द फॉर्मूला एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू द यूनिट एरिया ऑफ चार्ज कंडक्टर। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन लिखिए, its direction is outer and the perpendicular to the surface। जबकि मैंने ये आपको डायग्राम बना के अच्छे से बताया हुआ है पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। फोर्थ, where does the energy stored due to an electric charge? मैंने अच्छे से लिखवा रखा है इसका आंसर, वॉल्यूम में होता है ये, ठीक है। फिफ्थ, a conducting sphere of diameter d charged with q, what is the electric field inside the sphere? जीरो। कंडक्टिंग में तो जीरो ही रहता है अंदर की ओर चार्ज। क्वेश्चन नंबर 6, इफ कूलॉम लॉ इन्वॉल्व्ड 1/r³ डिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ 1/r², वुड गॉस लॉ बी स्टिल ट्रू? नो, कभी नहीं होता क्योंकि गॉस लॉ तो इनवर्स स्क्वायर का ही फॉलो करता है। सेवंथ, what will be the nature of total electric flux linked through with the surface if the net charge enclosed any Gaussian surface is positive? तो इसका आंसर लिख ही लो आप। if the total charge inside any Gaussian surface is positive, then total flux linked with the closed surface will be positive and flux will flow out of the surface। क्वेश्चन नंबर 8 और आज का लास्ट, if the total flux through any closed surface in an electric flux field is zero, तो जो मतलब फ्लक्स दे रखा है वो जीरो है, then what can be conclude about the surface? ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि क्या कंक्लूजन निकल रहा है, तो लिखिए if the total flux through the closed surface is zero, then total charge in the surface is zero and outward flux through the surface is equal to inward flux। वो ये कह रहा है कि टोटल चार्ज जो है वो तो क्या हो, या तो जीरो, क्योंकि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब फाई जीरो तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट तो जीरो हो नहीं सकता, तो क्यू ही जीरो है। या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि जो आने वाला फ्लक्स है वो जाने वाले फ्लक्स के बराबर हो, ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है। अब अपने जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 6 क्वेश्चन के समथिंग, वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और आपके न्यूमेरिकल्स, ये हम लेंगे एक क्लास के अंदर। सेकंड चैप्टर की एक लास्ट क्लास और मिलेगी आपको। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।